हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे राउल्ट का नियम और उसको इजी तरीके में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसमें आप इसको लिख पाए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। ये इस बार भी किसी न किसी के सेट में तो आएगा ही आएगा और 5 नंबर से कम का तो ये क्वेश्चन आने नहीं वाला है। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखने की जरूरत है। सबसे पहला इसका जो नियम है वो, और इसका एक डायग्राम, और जो इसके सूत्र है उसे हमें याद रखने की जरूरत है। तो आइए इसे इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें ये याद रह सकता है और हम पेपर में कैसे इजीली इसको लिख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नियम से। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ को मूल प्रभाव के बराबर होता है। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। राउल्ट का जो नियम है उसमें जो है, जब विलायक में हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, मतलब जिसको वाष्प क्या होता है, वाष्प जो होता है जो हवा में उड़ जाए, भाप जो होता है उसको हम वाष्प कहते हैं, जो इजिली मेल्ट हो जाए। और अवाष्प मतलब क्या हुआ, जो घोल में मिले ना और उसका भाप में परिवर्तन ना हो। तो कैसे हुआ, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन, जब अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में हम मिलाते हैं तो उससे जो प्राप्त अपेक्षिक अवनमन, मतलब उससे मिलाने का, क्योंकि वो तो पूरा मिलेगा नहीं क्योंकि वो अवाष्पशील है, तो उससे क्या होगा, वो किसी की उस जो विलायक है उसकी मात्रा को घटाएगा, क्योंकि वो उसमें मिल जाएगा तो वो उसको बढ़ाएगा तो है नहीं, उसको घटा देगा। अवनमन मतलब क्या होता है, कम। तो उसमें जो विद्यमान विलय पदार्थ के मोल प्रभाव है उसको वो बराबर कर देगा, क्योंकि वो तो ज्यादा था, तो उसमें जब हमने अवाष्पशील विलय मिलाया तो उसको, उसके मोल भाव को उसने बराबर कर दिया। इसको हम कैसे फॉर्मूला और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। किसी पदार्थ में, जैसे ये डायग्राम दिया, इसमें क्या है, किसी पदार्थ में हमने कोई मतलब विलायक को हमने मान लिया पानी। ठीक है, पानी हमने लिया, उसमें पानी को हमने पी नॉट से दर्शाया। ठीक है, उसमें हम जब क्या बोलते हैं, उनको पदार्थ डालते हैं, अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो उससे जो प्राप्त होता है ना हमको, उसको कहते हैं हम क्या, पीएस। जो विलायक उससे मिलता है ना हमें, उससे हमें कहते हैं पीएस। इसको हम नियम के अनुसार कैसे समझेंगे, इसका नियम क्या है, पीओ माइनस पीएस, मतलब हमने जो विलायक है उसमें जो हमने द्रव्य मिलाया उससे जो हमको मिला उसको माइनस करके अपॉन में पी नॉट कर देंगे, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एन अपॉन एन, स्मॉल एन प्लस एन कैपिटल एन। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे है। यहाँ पे दोस्तों जो पी नॉट है ना, तो यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पी नॉट है, पी जीरो है, जब किसी भी विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो उससे जो प्राप्त विलयन होता है ना, उसका आपेक्षिक अवनमन हो जाता है। मतलब पी जीरो माइनस पी एस करेंगे तो हमको अपेक्षिक अवनमन मिलता है, अपॉन पी जीरो करेंगे तो एन बराबर एन माइनस एन प्लस कैपिटल एन मिलता है। यहाँ पर जो P0 है ना, P0 और PS जो है वो क्रमशः विलायक और विलयन के वाष्प दाब है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही वाष्प दाब कर रहे हैं। और N जो है, और ये स्मॉल n और जो कैपिटल N है ना, वो विलय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। मतलब कितने N को वैसे भी हम लोग इसमें नंबर में डिनोट करते हैं हमेशा, तो ये ग्राम अणु जो इसमें मिलाए गए ना उसकी संख्या है। तो यदि विलयन का तनु होता है ना, तो एन और एन की मान अपेक्षा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों का मान कम हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि विलय में तनु हो जाता है तो जब कम होता है तो P0 माइनस पी एस करेंगे अपॉन P0 करेंगे तो N अपॉन N मिलता है। ठीक है, इसमें फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पे P0 को, इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, विलय का भार से, वेट से लेंगे और विलय का अणु भार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह में स्मॉल n है तो हमने यहाँ पे स्मॉल w और स्मॉल m लिया। ठीक है, और यहाँ नीचे में n है कैपिटल में, तो हमने w जो विलय का भार है, विलायक का भार है, n को हम विलायक बोलते हैं और कैपिटल n को, और इसको हम विलय बोलते हैं, ये स्मॉल n को। तो विलय का अणु भार W, और विलय का भार W और विलय का अणु भार हुआ M, और विलायक का अणु भार, विलायक का भार हुआ
W और विलायक का अणुभार हुआ कैपिटल M। ठीक है, फिर इसको हमको मल्टीप्लीकेशन में गुणा के भाग में लिखेंगे तो ये तो W और M स्मॉल वाला ऐसे लिखाएगा, पर इधर जब हम उल्टा कर देंगे इसको गुणा में तो ये M ऊपर चला जाएगा और W नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला में यहाँ पे P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, यहाँ मैंने आपको बताया जो, और W जो है वो विलय का भार है, और M जो है वो विलय का अणुभार है। क्योंकि N जो है, N और N जो है, यहाँ पे जो N और N रहता है वो हमें अणुभार मतलब अणुओं की संख्या, ग्राम की संख्या, भार बताता है कितना है। तो यही वहीं पे यहाँ पे वही है, विलय का अणुभार और विलय का भार। ठीक है, और W का क्या है, विलायक का भार, और M क्या है, विलायक का अणुभार। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके हम कुछ सीमाएं भी जान लेते हैं कि इसकी सीमाएं क्या है। जब राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है तब सांद्र विलयन जो होता है ना वो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है। फिर दूसरा क्या होता है इसमें, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, क्योंकि इसमें अवाष्पशील मतलब घुलन ही नहीं होता है, मतलब घुलेगा ही नहीं, उसी के लिए ये लागू होता है। वाष्पशील पदार्थों के लिए तो लागू ही नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, इसकी एक सीमा हो गई। फिर तीसरा क्या होता है, विद्युत अपघटकों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। चौथा, जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको राउल्ट का नियम समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई दूसरा टॉपिक केमिस्ट्री का आपको चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपके पेपर की तैयारी में आपका पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।